नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ही है हमारी क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद हम टर्म इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे। देन हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। इसके बाद हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम और इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है नाउ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है आज का हमारा फर्स्ट पार्ट। एज यूजुअल एनसीईआरटी में यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ शुरुआत की गई है। देखिए, जो आप नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये जो नोटबुक आप इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत लंबे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है। ठीक है, इसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक ट्री से। सबसे पहले एक ट्री को कट किया जाएगा और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पल्प मिल तक। ठीक है नाउ, जो ये वुड है बेसिकली ट्री का, इसको प्रोसेस किया जाएगा एंड कन्वर्ट किया जाएगा वुड पल्प में। ठीक है नाउ, जो वुड पल्प है बेसिकली इसको मिक्स किया जाएगा केमिकल्स के साथ और उसके बाद आपको मिल जाता है पेपर। ठीक है ना, ये जो पेपर है बेसिकली इस पेपर को आप बाद में क्या करेंगे, प्रेस में भेजेंगे और इंक लगाएंगे इस पेपर के ऊपर और उसके बाद इसमें लाइन ड्रॉज हो जाती है इस पेपर के ऊपर। और बाद में जब बहुत सारे पेपर्स बन जाते हैं, इन पेपर को बाउंड किया जाता है, बहुत सारे पेपर्स को बाउंड किया जाएगा और एक नोटबुक की फॉर्म इसको दी जाएगी। जब ये नोटबुक बन जाती है, ये आ जाती है मार्केट में फॉर द सेल और उसके बाद आप इसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें इसकी वैल्यू जो है बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। लोगों के लिए जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। जब तक रॉ मटेरियल रहता है इसकी वैल्यू कम रहती है, जब ये प्रोडक्ट बन जाता है इसकी वैल्यू क्या है बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, मोर वैल्यू हो जाती है इसके। ठीक है, एज वी हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू द पेपर। सबसे पहले क्या हुआ, पल्प किसमें चेंज हुआ, पेपर में, एंड देन पेपर इनटू अ नोटबुक। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्या दिखाता है, दो स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है। सबसे पहले पल्प को पेपर में, देन पेपर इनटू अ नोटबुक। ठीक है नाउ, the paper made from the pulp and cloth from the cotton have add value added to them at each of the manufacturing process। देखिए, जब हमने क्या किया, पेपर से पल्प बनाया और क्लॉथ बना हमारा किससे, कॉटन से। ठीक है, तो हर स्टेज में, हर मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रही। ठीक है, हर स्टेज में इसमें वैल्यू जो है इंक्रीज होती रही। ठीक है, इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। देखिए, हर स्टेज में जैसे जैसे अलग अलग स्टेजों से गुजरता है, वैसे वैसे जो रॉ मटेरियल है उसकी जो वैल्यू है, जैसे वो प्रोडक्ट में तब्दील होता जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहती है। सपोज कीजिए एक पेपर जो है, एक जो ट्री है, उसकी वैल्यू इस वक्त रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जब वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है तब उसकी वैल्यू 50 रुपए है, और जब ये पेपर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो हर प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है नाउ, अब हम देखते हैं इंडस्ट्री। आखिर हम इंडस्ट्री कहते किससे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड। ठीक है, जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है गुड्स का। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल करती है और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, यार ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है नाउ, थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल करती है। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री आप सभी को पता होगा, ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है नाउ, अब देखने वाले हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लासिफाई जो इंडस्ट्रीज हैं हम इनको तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। ठीक है, देखिए अब देखते हैं रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में प्लांट को और एनिमल को यूज किया जाएगा एज अ रॉ मटेरियल, इस इंडस्ट्री को हम बेसिकली बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन कौन से इंडस्ट्रीज में आती हैं, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, these are primary industries that use mineral ores as their raw material। बेसिकली इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मिनरल ओर्स का इस्तेमाल करते हैं एज देयर
रॉ मटेरियल, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये फीड करती हैं दूसरे इंडस्ट्रीज को, ठीक है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। जब आयरन ओर को आप आयरन ओर को तब्दील करेंगे आयरन, ये एग्जांपल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। देखिए जो आयरन आपने बनाया बेसिकली, या जो भी आपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, ये बेस बनता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। नाउ इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं उसके बाद, देखिए हैवी मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज ए रॉ मटेरियल, ये बेसिकली किसका इस्तेमाल करती हैं, सी एंड ओशन के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड और मशीनरी, फिश ऑयल आर द एग्जांपल, ठीक है। बेसिकली सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फिश ऑयल का, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस के यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प, ठीक है, पल्प एंड द पेपर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड द बिल्डिंग, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। अब आ जाते हैं हम साइज के ऊपर, ठीक है। द it refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of the production। बेसिकली साइज के बेस पर हम, साइज के बेस पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोग इसमें लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, यानी कितना प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। बेस्ड ऑन द साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। बेसिकली इसको हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज और द हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, बेसिकली कुटीर उद्योग जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, बेसिकली जो घर से ही चलती हैं, ये इसके एग्जांपल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हैंड से, कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल बेसिकली नहीं किया जाता है, ठीक है, बाय द आर्टिशियंस, ठीक है, जो लोकल काम करने वाले लोगों ने बेसिकली यही इसको बनाते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर इसे बनाता है या सेमी स्किल्ड वर्कर बेसिकली इस इंडस्ट्री में लगा होता है, ठीक है। इसका इसमें लोग क्या क्या बनाते हैं, बास्केट वीविंग लोग इसमें करते हैं, ठीक है, पोट्री करते हैं, ठीक है, बेसिकली घड़े बनाने का काम या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, ठीक है। अदर हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जांपल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, और उनके पास जो अमाउंट होता है, इनके पास जो कैपिटल होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कम इस्तेमाल हो रहा है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होता है, कैपिटल ज्यादा यूज होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है बेसिकली इसमें इनका प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बेसिकली क्या, बहुत ज्यादा हाई कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और उसके अलावा बहुत हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, देखिए अब ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ओनरशिप के बेस पर भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करते हैं। अब देखते हैं ओनरशिप के बेस पर हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड, सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसके बाद हमें स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, और उसके बाद है जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। या तो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, सपोज कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, या तो उसको कोई अकेला इंडिविजुअल चला रहा होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला रहे हैं, मतलब है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग मिलकर उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, बेसिकली इसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब है हमारा दूसरा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए हर वो इंडस्ट्री दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। हर वो इंडस्ट्री जिसे बेसिकली गवर्नमेंट चला रही होगी इसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल इसे बोलते हैं, ठीक है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। देन आप देखते हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, ठीक है।
owned and operated by state and the individual, बेसिकली क्या, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए बेसिकली स्टेट में मिलकर चलाता है, बेसिकली गवर्नमेंट भी इसमें मिक्स होती है और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इसको चलाते हैं, दोनों के अलग दोनों की एक पार्टनरशिप होती है जिसके मिलकर ये लोग चलाते हैं, ठीक है, दोनों का एक लिमिटेड शेयर होता है जिससे मिलकर ये लोग इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिकली जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, बेसिकली इसको मिलकर चलाते हैं प्रोड्यूसर और जो सप्लायर है रॉ मटेरियल के, ठीक है, एंड वर्कर और द बुक, ठीक है, वर्कर्स भी इसमें मिक्स होते हैं, ये सब मिलकर इसको क्या करते हैं, चलाते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। और इसके एग्जांपल क्या है, आनंदा मिल्क, बहुत फेमस आपने सुना होगा आनंदा मिल्क, ठीक है। Ananda Milk Union Limited and Sudha Dairy are the success stories of cooperative ventures, ठीक है, ये बहुत फेमस है इसके, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, देखिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज are the availability of the raw material, land, labor, power, capital, transport and the market, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स है बेसिकली ये अफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री की लोकेशन को। एग्जांपल ये देखिए, एक रॉ मटेरियल जैसे सपोज कीजिए कॉटन इंडस्ट्री, बेसिकली वो कॉटन इंडस्ट्री वहीं पर बनेगी जहां पर क्या होगा, रॉ मटेरियल की, बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री वहीं पर बनेगी जहां पर कॉटन की अवेलेबिलिटी होगी, क्लॉथ इंडस्ट्री वहीं पर होगी जहां पर कॉटन की अवेलेबिलिटी होगी। इसलिए अगर इंडिया में उसको कॉटन के लिए कॉटन इंडस्ट्री बनानी है, उसको बेसिकली कॉटन का प्रोडक्शन उसको करना है, कॉटन से रिलेटेड उसको इंडस्ट्री बनानी है, तो बेसिकली वो वहां जाएगा जहां पर उसको कॉटन इजीली अवेलेबल होगा, और वो इंडस्ट्री उसके बाद भी वहां पर तभी खोलेगा जब इजीली लेबर प्रोवाइड होगा। सपोज कीजिए मुंबई का इलाका है, मुंबई में आपको कॉटन इजीली मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको लेबर वहां पर बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसके अलावा वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगी, लैंड वहां पर मिल जाएगी, बहुत बड़ा स्टेट आपको लैंड मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मुंबई का बहुत अच्छा है, आपको वहां पर ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपको कैपिटल मिल जाएगी और मार्केट मिल जाएगा उसको बेचने के लिए, ठीक है। नाउ देखिए ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का, ठीक है। नाउ अगर आपको कॉटन से रिलेटेड मतलब आपको कपड़े बनाने हैं तो आप कॉटन का इस्तेमाल करेंगे, तो कॉटन आपको वहीं पर कॉटन कॉटन इंडस्ट्री आप वहीं पर लगाएंगे जहां पर ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इजीली अवेलेबल होगा। सेम इन द अदर इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ देखिए इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल दीस फैक्टर आर इजीली अवेलेबल, इंडस्ट्री बेसिकली वहीं पर लगेगी जहां पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। अगर इनमें से एक या दो फैक्टर्स भी नहीं होंगे वहां पर तो भी चल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है बेसिकली एक ही जगह पर होने चाहिए, तभी इंडस्ट्री क्या है वहां पर ग्रो करेगी, ठीक है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स, बेसिकली समटाइम क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करते हैं इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इंसेंटिव का मतलब होता है बेसिकली छूट देना, कई चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, छूट देती है। इसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए उत्तराखंड और हिमाचल दो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को खड़ा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हिमाचल की गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली हिमाचल की गवर्नमेंट ने जो उनके फुटहिल्स वाले इलाके थे, बेसिकली शिवालिक वाले इलाके थे, वहां पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज को बुलाया और उनको बोला कि आप 10 साल तक टैक्स ना दें, आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को रन कीजिए और बाद में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आप अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सेटअप कीजिए। और जैसे ही उन्होंने टैक्स एग्जम्पशंस दिया, बेसिकली सब्सिडीज प्रोवाइड की, इंसेंटिव्स दिए, वहां पर धकाधक इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, ठीक है। आज के दिन में आप देखेंगे जितनी भी मेडिसिन नॉर्थ इंडिया में घूम रही हैं, ठीक है, वो बेसिकली हिमाचल के सोलन से आ रही हैं या पोंटा साहिब से आ रही है, बेसिकली इसी रीजन से सारी की सारी जो मेडिसिन हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करते तो इंडस्ट्रीज इजिली ग्रो कर जाती है, ठीक है। नाउ प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के रूप में क्या दे, सब्सिडाइज पावर दे, बिजली के दाम कम करके लोग इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें तो इंडस्ट्रीज अच्छे से चल जाती है, ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, बेसिकली अच्छी रोड्स प्रोवाइड करे, ठीक है, अच्छी रोड्स प्रोवाइड करे, अच्छी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करे, ठीक है, इसके अलावा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम है गवर्नमेंट वो इनकरेज करे उस एरिया में, तो क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हो सकती है, ठीक है। नाउ देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द टाउन, देखिए जिस भी टाउन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उस टाउन में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और वो जो टाउन है बेसिकली टाउन और सिटीज हैं उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। जब किसी भी टाउन या सिटी में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उस टाउन की क्या होती है,
ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है ना, आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड द आउट। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। अब हम जिनको समझेंगे ये होते क्या है। ठीक है, अब इनपुट किसे कहते हैं? ठीक है, द इनपुट आर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? इनपुट है। ठीक है, नाउ लेबर इनपुट है, लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड, ये क्या है? इनपुट है। ट्रांसपोर्ट है, पावर एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? बेसिकली हमारा इनपुट है। ठीक है, नाउ अब प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में आप क्या करते हो? तब्दील करते हो। ठीक है, नाउ द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम द इट। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? बेसिकली आपको उससे जो इनकम मिली, जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपको उससे जो इनकम मिली है, आपका क्या है? आउटपुट। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इन द केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन। ठीक है, इनपुट क्या है? बेसिकली कॉटन है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये बेसिकली क्या है? इसके इनपुट है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, इसका प्रोसेस है इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये इसके क्या है? ये इसके प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट है शर्ट, ट्यूबवेयर, जो आप शर्ट पहन रहे हैं बेसिकली ये किसका क्या है? आउटपुट है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल रीजन। अब वर्ल्ड के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन को देखते हैं और इंडिया के भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन को देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट्स एंड देयर फ्यूचर। देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन वहां पर डेवलप होते हैं जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर गई, इसके नजदीक आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे। क्यों? आयरन और स्टील इंडस्ट्री जहां पर ग्रो करेगी, ये बैकबोन, ये सपोर्ट करेगी दूसरे इंडस्ट्रीज को भी। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज बेसिकली वहां पर ग्रो होती हैं जहां पर बेसिक नेसेसरी वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, और एक ही इंडस्ट्री के आसपास आप देखेंगे कि धीरे धीरे और सारी इंडस्ट्रीज भी आने लगती है। ठीक है, शेयर बेनिफिट ऑफ द क्लोजनेस। ठीक है, नाउ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं वर्ल्ड के? ठीक है, ईस्टर्न, नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, मेजर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द, देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है बेसिकली ये कहाँ पर है? लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट एरियाज में है। ठीक है, नियर सी पोर्ट के आसपास है। ठीक है, नियर सी पोर्ट के आसपास होने का रीजन है कि आप बेसिकली किसी भी चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ आर स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है बेसिकली वो कहाँ पर लोकेटेड है? नियर कोल फील्ड, जहां पर कोयला आपको इजीली अवेलेबल है, कोयले की माइनिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, बेसिकली वहां पर इंडस्ट्री की लोकेशन है। अब देखें यहाँ पर वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन को दिखाया हुआ है। ठीक है, ये है वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन बेसिकली। ठीक है, ये देखिए कि ब्लैक कलर में आपको इंडस्ट्रियल रीजन दिखाया हुआ, ये यूएस और कनाडा का इलाका है, ये देखिए। ठीक है, नाउ ये इंडिया में मुंबई, ठीक है, ये चाइना में, ये यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे? इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे? ठीक है, मुंबई पुणे क्लस्टर, ठीक है, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन में है, ठीक है, हुगली रीजन में है, ठीक है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट में है, ठीक है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन में है, ठीक है, एंड कोल्लम त्रिवापुरम एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यहाँ पर बेसिकली इंडिया की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है बेसिकली, ये है इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 कुछ देर में ही अपलोड होने वाला है, प्लीज उसे भी जरूर देखें। थैंक यू।